आवाज आ रही है मेरी सभी को? चलिए भाई, अभी मेरी आवाज क्लियर है सभी को? चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, हर हर महादेव। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का वो एमसीक्यू जो कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आएगा। स्टार्टिंग का पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 एमसीक्यू कर लिया है। आज भी हम एमसीक्यू जो करने वाले हैं वो 4th क्लास होगी, और ये फायरमैन के हिसाब से हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो फायरमैन का एग्जाम जुलाई में होने को है, बिल्कुल उसकी तैयारी में भिड़े रहे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रश्न जो मिलेंगे इसी लेवल के मिलेंगे जिस लेवल का मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, चलिए, गुड गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजेश्वरी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे आपकी क्लास को, ठीक है। फटाफट एमसीक्यू हम करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे और टाइम भी आपके पास, ठीक है, टाइम भी यूटिलाइज होते रहे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे। तो ये आसान सा प्रश्न है, आप सभी के सामने है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? इसका आंसर सबको पता है, ए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न था। आ जाओ, ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने। छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखा है? यहाँ डबल डबल लिखा गया लग रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो 4.1%, 4.11%। तो अगर देखोगे इन दोनों में आंसर तो दोनों सेम है, लेकिन और ज्यादा क्लोज 4.11% होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत आसान सा प्रश्न है, 1.35, 1.91 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 1.35, 1.91 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, बन जाएगा ये भी। चलो, उसके बाद है छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति कैसी है? अब ये वाला चीज बहुतों से बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। थोड़ा सा टाइम देते हैं आप सभी को। राजेश्वरी, राजकुमार, राजेश, चलो फटाक से बताओ भाई। राज वाले सब देख रहे हैं, मतलब आज है ना। तो छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति कैसी है? तो मैं आपको बता दूं, ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा कहां से कहां तक फैला है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के उत्तर का और दक्षिण का, तो ये पूरा का पूरा ही उत्तरी अक्षांश में आता है। ये पूरा का पूरा कौन से अक्षांश में आता है? उत्तर अक्षांश में। हमारा छत्तीसगढ़ तो है ही, भारत भी उत्तर अक्षांश में आता है। अब उत्तर अक्षांश का हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग ये है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग जो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वही छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश जो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। हमको ये तो समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ उत्तर अक्षांश में है, तो सभी के सभी ऑप्शन के हिसाब से तो उत्तर अक्षांश है ही। लेकिन अगर स्थिति देखें तो 17 से लेके 24 तक, तो 17 से लेके 24 तक ये होगा 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ 24 है, 25 है, 23 है, 24 है, लेकिन ये वाला आपका करेक्ट आंसर है ए। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आ जाओ अगला प्रश्न। अच्छा, ये सी टेट की बात कर रहे हैं, सीजी टेट की बात करें तो इसका टेस्ट सीरीज बिल्कुल लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुल 15 टेस्ट है, और सीजी टेट P1 में कुल 10 टेस्ट है। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं वो सभी इसका फायदा उठावे, ठीक है। ये लॉन्च हो चुका है 10 टेस्ट का, 15 टेस्ट का टेस्ट सीरीज अभी जरूर दिलाओ भाई। बिना टेस्ट सीरीज दिलाए कुछ नहीं हो सकता। तो जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए है ये बिल्कुल। सर, प्रयोगशाला परिचालक में इंडियन जीएस भी है? हाँ भाई, एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा, पिछले बार तो था, ठीक है, इस बार भी रहेगा, ठीक। अगर कुछ और परिवर्तन हुआगा तो बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। चंद्रिका,
तो इंडियन जीएस का सभी पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट है, इंडियन जियोग्राफी का पार्ट है, सीजीजीएस है, ठीक है। चलो, तो ये सीजी टेट P1 P2 के लिए सभी के लिए है, जानकारी ध्यान देंगे। आ जाओ भाई, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से इसका करेक्ट आंसर बता दो जी। छत्तीसगढ़ की देशांतरी स्थिति कैसी है? तो अक्षांश का मतलब जो है ना हॉरिजेंटल, ये है हमारी पृथ्वी, और ये है अक्षांशी विस्तार जो अक्षांश रेखा कहलाती है। और यही अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार की, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा देशांतरी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है, ये देशांतरी विस्तार कहलाती है। और इसी में तो हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ बैठा हुआ है। अब ये छत्तीसगढ़ का विस्तार कितना है? तो ये छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार अगर आप ध्यान से देखोगे तो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार यहाँ से यहाँ तक का, तो ये है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट तक। 80 डिग्री 15 मिनट से 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 80 है, यहाँ 84 है, यहाँ 81, तो ये नहीं होगा, ना ये होगा, 84 ना ये होगा। तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट है, लेकिन ये 24 मिनट दिया है, तो ये ओके है, ठीक है, चलेगा। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, फिफ्थ का ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ए। आ जाओ, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? हम सभी को पता है छत्तीसगढ़ में अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चले तो यहाँ से 17 डिग्री और यहाँ तक 24 डिग्री। अगर डिग्री में जाएंगे तो दोनों के बीच में 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस है 17 से 24 तक का, 3 और 3 ये 7 डिग्री का डिफरेंस है। अब 1 डिग्री बराबर लगभग 111 किलोमीटर, तो 7 डिग्री बराबर लगभग हम ले लेते हैं 700 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक मोटा मोटी छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये 701 किलोमीटर दिया है, तो ये सही होगा। एक्यूरेट नहीं है एकदम 700, 60 डिग्री डिफरेंस है, तो वो मोटा मोटी 700 से 800 के बीच में हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन 700 से 800 के बीच के हिसाब से ये करेक्ट आंसर होगा, 701 किलोमीटर यहाँ के हिसाब से, ठीक है, ओके। चलो, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? लो भाई, अब ये प्रश्न थोड़ा सा आप बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ध्यान से देखोगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अब इस छत्तीसगढ़ को हम 5 संभाग में बांट देते हैं। लो भाई, ये 5 संभाग छत्तीसगढ़ का हमने बांट दिया। चलो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा भी बन जाए। चलिए थोड़ा सा टाइम देके बनाते हैं इसको। ये देखो, ये है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, सबको दिख रहा है छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या कितनी है? 5 संभाग है। ये लो बना दिया 5 संभाग। अब ऊपर में जो जिले हैं 1 2 3 4 5, अब ये पांचों जिलों में कहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो ध्यान से देखना, ये ऊपर के हिस्से से ये है कर्क रेखा गुजरने वाले जिले, जिसमें एक नाम तो मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर है, दूसरा नाम कोरिया है, तीसरा नाम सूरजपुर है और चौथा नाम बलरामपुर है। यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से और डीप में जाओगे तो यहाँ पर आपका भरतपुर जनकपुर है, भरतपुर जनकपुर, यहाँ पर आपका चिरमिरी है, भरतपुर जनकपुर, यहीं पर मनेन्द्रगढ़ है, तो मनेन्द्रगढ़ है, चिरमिरी है। यहाँ पर कोरिया में यहाँ पर आपको मिलेगा सोनहट, यहाँ पर एक जगह मिलेगा बैकुंठपुर, सूरजपुर में यहाँ मिलेगा ओड़गी, यहाँ पर मिलेगा प्रतापपुर, यहाँ पर मिलेगा बलरामपुर और यहाँ पर मिलेगा कुसमी। तो ये सारे जगहों के नाम जो मैं आप लोगों को बताया, ये सब कर्क रेखा के निकट वाले स्थल हैं। और अगर प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सबसे ज्यादा करीब और निकट से किस स्थल से जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैकुंठपुर।
बैकुंठपुर से सबसे नजदीक से जाती है कर्क रेखा जो कोरिया जिले में है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न केवल पूछा है कितने जिलों से होकर जाती है, तो 1 2 3 4, तो 4 जिलों से जाती है। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर बन जाएगा। आसान सा प्रश्न है, ठीक है। अगर सबसे नजदीक कौन सा है इस कर्क रेखा के, तो बैकुंठपुर को याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जिला कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता? तो 4 जिले बता दिया, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो बलरामपुर से तो गुजरती है, सूरजपुर से भी गुजरती है, मनेंद्रगढ़ से भी गुजरती है। ये जो कोरबा है यहां से नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ओके राजेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा जी? बी होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी किस देशांतर पर आधारित है? आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो देशांतर रेखा डिसाइड हुआ है वो पूरे राज्य के लिए समान है। कहने का मतलब यह है कि इसी देशांतर रेखा से तो हम समय का निर्धारण करते हैं। और देशांतर रेखा भारत में जो आईएसटी लाइन कहलाती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, ये हमने निर्धारित किया हुआ है 82.5 डिग्री। मतलब 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। सबको पता है ये है हमारा भारत, और इस भारत के बीचों बीच से होकर के आईएसटी गुजरती है। ये लो भाई, भारत को ऐसे मोटा मोटी एक बना दिया, ठीक। इसके बीचों बीच से जाती है आईएसटी ऐसा। तो ये आईएसटी को ऐसे क्यों ले गया गया? क्योंकि भारत का विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, पूर्वी देशांतर। और यहां से यहां तक के बीच में अगर घंटे में डिफरेंस को देखोगे तो 2 घंटे का अंतर है। यहां से यहां तक के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। तो यहां पर अगर समय को हम 9 बजेगा तो यहां का समय उस समय 11 बजते रहेगा, तो 2 घंटे का अंतर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ 8 बजेगा, तो फिर ट्रेन का टाइम अलग होगा, ऑफिस जाने का टाइम अलग होगा। देश एक है तो भाई टाइम कैसे अलग हो? इसलिए भारत में पूरे उस कोने से इस कोने, उस कोने से इस कोने, हर जगह समान टाइम हो, इसलिए निर्धारित किया गया है आईएसटी लाइन, जो कि 82.5 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो भी समय होगा वही समय यहाँ होगा, वही समय यहाँ होगा। क्योंकि ये दोनों के बीच का है तो 1 घंटे का डिफरेंस, 1 घंटे का डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भारत का यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री डिसाइड किया गया है, निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें कि भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अब ये पूछे कि छत्तीसगढ़ में ये पूर्वी देशांतर जो 82.5 है, ये कितने जिलों से होकर जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर जाती है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चलो भाई फटाक से इसका करेक्ट आंसर बता दो जी। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से? 7 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, एक है ऊपर में जिसका नाम है सूरजपुर, उसके बाद है दूसरा जिसका नाम है कोरिया, उसके बाद है तीसरा जिसका नाम है कोरबा, फिर उसके नीचे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे है महासमुंद, और सबसे नीचे है गरियाबंद। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ऊपर सूरजपुर, फिर कोरिया, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, उसके नीचे आओगे बलौदा बाजार, फिर महासमुंद और गरियाबंद से होकर गुजरती है। ये 7 जिलों से, यही है आईएसटी। तो ये याद रखना भाई, कैसे याद रखोगे? आईएसटी, एस से क्या नाम आता है? 7, और हिंदी में बोलोगे तो एस यानी 7, ये दोनों को देख के बोलोगे तो एस टी, एस पढ़ोगे भाई तो 7 ही पढ़ोगे ना, एस टी को 7 7। तो 7 जिले याद रखना, भूलना नहीं अब कभी। ठीक है, बन जाएगा। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाक से बता दो जी। निम्न में से कौन सा जिला भारतीय मानक समय रेखा से होकर नहीं गुजरता? भारतीय मानक समय रेखा से होकर नहीं गुजरता, तो मैंने अभी भी बताया गरियाबंद से जाता है, बलरामपुर से नहीं, महासमुंद और जांजगीर चांपा से जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बलरामपुर से होकर नहीं गुजरता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11 का? बी होगा। चलो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है। छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य है? भू आविष्ठित राज्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है। क्यों, कैसे है? तो भाई छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के संपर्क में नहीं आती, ना ही किसी समुद्र के संपर्क में आती है। क्योंकि ये अगर मेरा भारत है, इस भारत में अगर हम देखें तो भारत में हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पर बैठा है, तो ये छत्तीसगढ़ ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा में आता है, ना ही किसी समुद्र सीमा में आता है। तो ऐसे स्टेट को भू आविष्ठित या लैंड लॉक्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आविष्ठित, लैंड लॉक्ड कहते हैं, जो कि किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल लाइन के संपर्क में नहीं आती, किसी अन्य देश के संपर्क में जो ना आए, ना किसी समुद्र की सीमा के तट पर कनेक्ट हो, ऐसे स्टेट को भू आविष्ठित राज्य कहते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ तो भाई बीचों बीच में है, चारों तरफ स्थल है, ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पे संपर्क पे है, ना ही समुद्र की सीमा पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, चलो छत्तीसगढ़ को भारत का क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। बहुत आसान सा प्रश्न, ये सिंपल प्रश्न ही जानबूझकर लाया गया है। ठीक है, टफ प्रश्न भी लाएंगे, अभी फिलहाल सिंपल, जो आसान प्रश्न है, सिंपल है, उससे तो बनाए, फिर टफ भी लेकर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ को भारत का क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। ये क्यों फोकस फिर गड़बड़ हो रहा है जी? मेरे हिलने डुलने से यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं ले पा रहा है क्या? थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। ब्लर ज्यादा हो रहा है क्या? चलो थोड़ा इधर हिल जाता हूँ। हाँ, लो भाई, राधे राधे गायत्री जी, राधे राधे। तो छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों से मध्य प्रदेश से अलग होकर बना? लो भाई, इसका करेक्ट आंसर चलो फटाक से देखते हैं कौन बताता है। चलो गायत्री, राजेश्वरी, सुनीता, फटाक से इसका करेक्ट आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों से मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? बताओ। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ब्लर हो रहा है लग रहा है, या एक जगह खड़े होने से ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों से मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? बताओ। चलो 14 का ए सबको पता है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय मध्य प्रदेश से जब ये अलग हुआ, ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, और जब बना तो इसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। ओके, याद रखना। ठीक है, कुल कितना प्रतिशत रहा? तो इस मध्य प्रदेश का ये छत्तीसगढ़ 30.47% था। 30.47%। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों में से पहला जिला कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों में से पहला जिला कौन सा है? चलो फटाक से बताओ, कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों में से पहला जिला कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जाओगे, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों में से पहला जिला कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर।
तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों में से पहला जिला कौन सा है पश्चिम से पूर्व की ओर में? तो पश्चिम से पूर्व की ओर इधर होगा या इधर होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पहला जिला, तो पहला जिला इधर से जाओगे तो एमसीबी होगा जी, एमसीबी होगा। वेरी गुड, बन जाएगा। चलो अगला प्रश्न, मंडी उप निरीक्षक कृषि सुरक्षा बैच। आप सभी को बता दूं कि मंडी उप निरीक्षक का एक बैच जो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इस मंडी उप निरीक्षक की तैयारी जो भी छात्र कर रहे हैं बिल्कुल इस पर ध्यान देवे, और ये अप्रैल में होने वाला एग्जाम है, तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसमें पदों की संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। तो मंडी उप निरीक्षक की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें, ठीक है। ये मंडी उप निरीक्षक की तैयारी आपके लिए, ठीक है, बहुत शानदार और 2026 में एक लेने वाला ये बैच बन सकता है। मंडी उप निरीक्षक शानदार पद है, ये व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। अप्रैल महीने में इसका एग्जाम है। जो भी छात्र अभी भी विचार कर रहे हैं तो इसको तैयारी में एक बार जरूर भिड़ जावे, क्योंकि समय कम है और इसमें जो वैकेंसीज है वो ज्यादा है। 300 से 500 के बीच में वैकेंसी आ सकती है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, तो इसकी बैच भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए आप बिल्कुल फोकस करें, ध्यान देवे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले जिलों में से अंतिम जिला कौन सा है? भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले जिलों में अंतिम जिला कौन सा है? भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले जिलों में से अंतिम जिला कौन सा है क्रम के अनुसार? तो बताओ। क्रम के अनुसार बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का ए लॉक कर दे। चलिए वेरी गुड। प्रश्न का लेवल देख के समझ में आ रहा होगा, प्रश्न इजी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऊपर से जैसे नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे ऊपर में आपको मैंने बताया सूरजपुर है, उसके बाद है कोरिया, उसके बाद है कोरबा, फिर जांजगीर चांपा है जाएगा, उसके बाद जाएगा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे आओगे तो मिलेगा महासमुंद, और उसके नीचे है गरियाबंद। तो गरियाबंद सबसे अंतिम है, लास्ट जिला है, इसलिए क्रम के अनुसार 16वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? तो प्रतीक चिन्ह अपनाया गया 4 सितंबर 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? 4 सितंबर 2001 में अपनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य प्रतीक चिन्ह में से मध्य में कौन सा प्रतीक है? राज्य के प्रतीक चिन्ह में, अब आपको मैं बता दूं कि ये राज्य का प्रतीक चिन्ह है, दिख रहा है। और इस प्रतीक चिन्ह के चारों तरफ क्या है आपका? चारों तरफ आपका है छत्तीसगढ़, यानी किले, 36 किले जो हरे कलर में है। आपको बता दूं मैं, बीचों बीच में जाओगे तो यहां पर है, ठीक है, स्तंभ, शेर का एक स्तंभ है, ठीक है, जो इस तरीके से बना हुआ है, डिजाइन है, ये रेड कलर में है, जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। यही तो है जो मध्य में है, यही प्रतीक चिन्ह जो 18 का ए करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोगों को मैं दिखा दूं कि यहाँ पर सुनहरे कलर की धान की बालियां हैं, ऐसे ऐसे धान की बालियां हैं, यहाँ पर भी धान की बालियां ऐसे करके बना दो, ओके। और नीचे में नीले रंग की क्या है? यहाँ पर नीले रंग की ऊर्जा को दिखाता है, और बीचों बीच यहाँ पर दिखाता है आपको तिरंगा। तो तिरंगा यहाँ पर बीचों बीच में आपको मिलेगा तिरंगा। तो भारत का तिरंगा जो नदियों की लहरों को दिखाता है, ऊर्जा का साइन है जो नीले रंग का है, एक धान प्रधान राज्य है जो सुनहरी बालियों को दिखाता है, अशोक स्तंभ है जो लाल रंग का है, हरे रंग में छत्तीसगढ़ है, किले हैं जो राज्य की सुरक्षा और निरंतरता विकास की प्रतीक को दिखाता है। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राज्य प्रतीक चिन्ह में दृश्यमान कितने शेर हैं? लो भाई, अब राज्य का प्रतीक चिन्ह है
जिसमें शेर जो अशोक स्तंभ है इसमें कुल कितने शेर आपको दिखते हैं? एक बार बताओ इसका करेक्ट आंसर। कौन कौन ध्यान से देखा है जो शेर दिखते हैं? एक तो सामने में ऐसे करके दिखता है, एक तो बाजू से ऐसा देखता हुआ दिखता है, और एक तो इधर बाजू से दिखता हुआ दिखता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 1 2 3 तीन शेर नजर आएंगे। एक सामने, आजू बाजू 2 ठो ऐसे ऐसे खड़े हैं, 2 ठो शेर आजू बाजू, तो 3 शेर नजर आएंगे। तो राज्य प्रतीक चिन्ह में दृश्यमान कितने शेर? 3 शेर। ओके, चलो अगला प्रश्न है, राज्य प्रतीक चिन्ह में राज्य को प्रमुख फसल क्या दर्शाई गई है? तो ये धान की बालियां हैं। धान की बालियां प्रमुख चिन्ह दर्शाई गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो सौरिया रोबस्टा। याद रखना, अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम है सौरिया रोबस्टा। ओके, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सौरिया रोबस्टा, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बस्तर को किसके कारण साल वनों का द्वीप कहा गया है? क्योंकि बस्तर में जाओगे तो साल वृक्षों की अधिकता मिलेगी। बस्तर और उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारे साल के वृक्ष हैं, लेकिन सर्वाधिक जाओगे तो साल वनों का द्वीप बस्तर में देखने को मिलेगा। तो बस्तर को किसके कारण साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो साल वनों के कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ओके, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर 23 का क्या होगा? ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, राजभाषा दिवस। अगला प्रश्न है, परिवहन आरक्षक। अच्छा, यहाँ पर राजभाषा आयोग की स्थापना है ना 2008 में 14 अगस्त को, है ना, लेकिन राजभाषा दिवस पूछे तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पूछे तो 28 नवंबर, और राजभाषा आयोग दिवस पूछे तो 14 अगस्त। अभी याद रखिएगा, कल के पेपर में एक प्रश्न आया है, राजभाषा आयोग में कुल कितने अध्यक्ष हैं? तो राजभाषा आयोग में, है ना, कुल अध्यक्षों की संख्या, सबसे पहले अध्यक्ष का नाम है श्यामलाल चतुर्वेदी। दूसरे अध्यक्ष का नाम है, आप लोगों को पता होगा, दानेश्वर शर्मा। और तीसरे अध्यक्ष का नाम है वीके पाठक। ठीक है, तो यहां पर सबसे अंतिम 2016 से 18 तक, 2016 से 18 तक कौन अध्यक्ष रहे? तो वीके पाठक उसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन उसमें वो वीके की जगह वीएम दिया हुआ है, वीएम पाठक, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है डी ले ले, डी ले ले, क्योंकि वीके पाठक की जगह आंसर डी हो सकता है, क्योंकि विनय कुमार पाठक, तो यहाँ पर उसमें विनय मोहन पाठक दे दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए डी इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर वीके पाठक अंतिम अध्यक्ष है, शुरुआत श्यामलाल चतुर्वेदी और दूसरे नंबर दानेश्वर शर्मा थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया गया। ठीक, विनय कुमार पाठक, वेरी गुड। चलो, तो परिवहन आरक्षक, यह भी बहुत ही अच्छा बैच है जी, और अच्छा एग्जाम है ना, इसकी भी तैयारी करें। राज्य में पहली बार इसका एग्जाम होने को है, परिवहन आरक्षक, है ना, यहाँ पर परिवहन आरक्षक है, यातायात के आरक्षक का पद है। यातायात वीर बैच जो लॉन्च किया गया है, नई बैच है ना, इसकी वैलिडिटी आपको पूरी मिलेगी 6 महीने के लिए। इसका एग्जाम भी अप्रैल को होने को है, तो इसकी तैयारी में भिड़ जावे, बिल्कुल इसकी तैयारी में भिड़ जावे भाई। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में राजकीय पुष्प, तो कौन सुना है बताओ? साल फूल, कमल फूल, या गुलाब, या गेंदा फूल? हाँ, ससुराल गेंदा फूल। तो याद रखना, मेरीगोल्ड इसका वैज्ञानिक नाम है, मेरीगोल्ड, ये है गेंदा फूल। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प, जिसको नहीं पता सुन लो भाई, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प है गेंदा फूल। ठीक है, सास गारी देवे, देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। ओके, बिल्कुल गायत्री नायक। तो करेक्ट आंसर 24 का क्या होगा? ए होगा। आ जाओ अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? सबको पता होना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु कौन सा है? तो वन, भैंसा, पहाड़ी मैना, बाघ, या हाथी?
आसान सा प्रश्न। और राजेश्वरी, मेरी गोल्ड याद रखना, मेरी गोल्ड बिस्किट नहीं खाना, ठीक है? मेरी गोल्ड फूल किसी को दे देना। राज की फूल है जी, ठीक है? तो गुलाब फूल किसी को नहीं देना, देना है तो गेंदा फूल दे के आना इस बार, ठीक है? आ रहा है सामने फरवरी का महीना, कैसे जी? ठीक है राजेश, समझ गए? चलो, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा है। याद रखिएगा, वन भैंसा बुबालूस बुबालिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न, वन भैंसा किस सूची में 1986 से संकटग्रस्त के रूप में शामिल हुआ? चलो फटाक से इसका करेक्ट ऐसे बताओ। आओ, वैलेंटाइन डे में कान्हा जी देखो कैसे हंसा थे। वैलेंटाइन डे आने वाला है, उसी है गेंदा फूल देने वाला है, किससे? कान्हा, ठीक है? तो कान्हा गोपी मन के साथ घूमना है कि नहीं घूमना है? चलो बताओ फटाक से इसका करेक्ट आंसर, 1 मिनट। चलो फटाक से बताओ। मैं ही बोला हूं कान्हा, ठीक है? ओके। तो वन भैंसा किस सूची में 1986 में संकटग्रस्त के रूप में शामिल हुआ? तो ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है? तो यहां पर इस सूची के अंतर्गत ये शामिल किया गया था 1986 में। याद रखना, वन भैंसा पहले संकट, मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन संकट ग्रस्त के रूप में शामिल हो गया था। तो IUCN, तो ये प्रश्न हालांकि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन पूछ सकता है कि कब वन भैंसा, जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है, संकटग्रस्त के तौर पर 1986 में IUCN की सूची में शामिल हुआ था। तो 1986 में IUCN की सूची में शामिल हुआ था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये बस्तर की पहाड़ी मैना। याद रखना, इसका फुल फॉर्म है ग्रैकुला रेलिजुएसा पेनिनसुलेरिस, ठीक है? ग्रैकुला रेलिजुएसा पेनिनसुलेरिस वैज्ञानिक नाम। तो लिख देता हूं मैं, इसको भूलना नहीं, ग्रैकुला, ग्रैकुला रेलिजुएसा, रेलिजुएसा, ग्रैकुला रेलिजुएसा पेनिनसुलेरिस, पेनिनसुलेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ग्रैकुला रेलिजुएसा पेनिनसुलेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। ग्रैकुला रेलिजुएसा पेनिनसुलेरिस इस राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को संरक्षित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उल्लेखित है? राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को संरक्षित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? लो भाई बताओ, हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, अरपा पैरी के धार है महानदी अपार, इंद्रावती हा पैर पखारे, ठीक है? ता अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा रचित है, ठीक है? तो राजकीय गीत के गीतकार कौन है? लो भाई प्रश्न आ गया, नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा इस राजकीय गीत के क्या हैं? क्या हैं? गीतकार नरेंद्र देव वर्मा, राजकीय गीत बनाने वाले। इसकी कुल अवधि 6:36 है, ये भी याद रखना, कुल अवधि, ठीक है? पूरे सिस्टम से गाना को बनाया जाए, सुनाया जाए तो अरपा पैरी के धार। ओके, चलो आ जाओ भाई। तो उच्च शिक्षा जिसमें योग्यता है 5वीं पास, भृत्य स्वीपर चौकीदार 450 पदों के लिए। याद रखिएगा, ये बिल्कुल नई बैच इसकी प्रारंभ हो चुकी है। जो भी छात्र को नहीं पता, आप सब जो क्लास देख रहे हैं, आप सब जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो भृत्य स्वीपर चौकीदार, ठीक है? भृत्य स्वीपर चौकीदार का ये पद है। इसके लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं
तो बिल्कुल भिड़ जाइए, आज से ही भिड़ जाइए, ठीक है। तो नई बैच इसकी प्रारंभ हो चुकी है, 450 पदों के साथ ये आने वाली है, तो फोकस कीजिएगा इस एग्जाम पर। नई बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही आदिपीएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेवे, वहां से आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलो, राज्य गीत में कितनी नदियों का उल्लेख है? लो भाई बताओ, राज्य गीत में कितनी नदियों का उल्लेख है? राजगीत में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो बता दें कि इसमें 4 नदियों का उल्लेख है। अरपा, पैरी के धार, अभी अभी हमने पढ़ा, अरपा पैरी के धार है, महानदी अपार, हे महानदी अपार, इंद्रावती हा पघारे इंद्रावती। तो ये 4 नदी, अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। अरपा जो बिलासपुर में बहती है, पैरी जो गरियाबंद में, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा। 4 नदियां इस गीत में शामिल हैं। 31 का ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य गीत में उल्लेखित नदियों में से एक नहीं है। लो भाई, अब देख के बता दोगे कि नहीं कौन सा नहीं है? कैसे? दीपा वर्मा बताओ, दीपा वर्मा कौन सा इसमें से एक उल्लेखित नदी नहीं है? तो शिवनाथ नदी तो है, नहीं है, ठीक है। अरपा नदी है, पैरी नदी है, इंद्रावती नदी है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो शिवनाथ नदी नहीं है। तो राज्य गीत में उल्लेखित नदियों में से एक नहीं है, शिवनाथ नहीं है, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा कब घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा कब घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है जी, ठीक है। चलो भाई, इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 33 का, छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा घोषित कब किया गया? 14 अक्टूबर 2021, 18 नवंबर 2019, जुलाई 2001, 28 नवंबर 2007। तो भाई ये दोनों तो बिल्कुल गलत आंसर है। अब दोनों में से आप करेक्ट आंसर बता दो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा कब घोषित किया गया, 18 नवंबर 2019 को या 14 अक्टूबर 2021 को? चलो चलिए, सबका आंसर ए आ रहा है। तो राष्ट्रीय गमछा, पहले तो बता दें कि इस राज्य की गमछा की जो है ना कीमत है वो 1534 रुपए की कीमत है। और इसकी कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई जो है वो 84 इंच है, और लंबाई चौड़ाई जो है 84 इंच, सॉरी हाँ 84 इंच चौड़ाई देखोगे लंबाई है, और चौड़ाई बोलोगे तो 24 इंच है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो चौड़ाई 84 इंच की 24 इंच, तो ये वाला चौड़ाई है जी, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ जो सुन लो, ये चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है 84 इंच। तो 84 इंच लंबाई है और चौड़ाई 24 इंच है, तो 24 इंच चौड़ाई, लंबाई 84 इंच, याद रखिएगा। इसकी कीमत 1534। इसके अंतर्गत राज्य की पक्षी, राज्य की के जो कला संस्कृति है, वन भैंसा से लेके हर एक चित्र की चित्रकारी इसके अंदर की गई है। पहाड़ी मैना से लेके सबको इस गमछे में दिखाया गया है। तो जिसको खरीदना है जाके खरीद लेना भाई, ठीक है। आओ जी, कैसे करोगे? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या है? 14 अक्टूबर 2021। कैसे जी? 84 लंबाई, चौड़ाई हाँ 24 है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताना है कमेंट में। इस प्रश्न को हम आज का क्लास का अंतिम प्रश्न रखते हैं। सारी जानकारी तो मैंने दे दिया। अब ये बताओ कि भूपेश बघेल की सरकार में आई थी कि कौन सी सरकार में आई थी? तो राज्य की गमछा भूपेश बघेल की सरकार में आई थी जब कांग्रेस का दौर था। और आपको बता दूं, कांग्रेस का दौर शुरू हुआ था 2019 से लेकर 2024 तक, इसलिए दोनों के बीच में आंसर हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसको मैं जानबूझ के अभी नहीं बताने वाला, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके जो छात्र बताएंगे उसका कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो बिल्कुल कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर आज बताएं। बिल्कुल भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा घोषित किया गया था। तो ये 14 अक्टूबर है कि 18 नवंबर? आप करेक्ट करके बताएं। देखो अभी कंफ्यूजन शुरू हो गया, कोई बोल रहा है बी होगा, कोई बोल रहा है ए होगा, ठीक है। अब लो, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है मतलब लोगों के अंदर,
तो आज का ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है। बाकी हम डेली एमसीक्यू लेकर आते रहेंगे। स्पेशली ये क्लास जो है वो फायरमैन वालों के लिए है। बता दूं कि ये क्लास अगर आप फायदा उठाना चाहते तो सभी छात्रों के लिए, जितने भी छात्र तैयारी करें सभी छात्रों के लिए ये क्लास है। तो बिल्कुल फोकस करें इस क्लास के लिए ध्यान से, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। 2021 में बोल रहे हैं और कुछ लोग 2019, तो 2019 में आते ही गराज की गमछा बना दिया, ऐसा है क्या भूपेश बघेल? चलो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ए ही राइट है सर। चलिए ठीक है सीमा सीमा, तो ये कमेंट तो हम क्लास ओवर होने के बाद देखेंगे। फिलहाल अभी आप कमेंट कीजिएगा। अभी का आंसर जो बोल रहे हैं मैं उसको नहीं देखूंगा, कंफर्म। चलिए ठीक है, जिनका कंफर्म है ओके है, अच्छी बात है। तो इसको क्लास पे ओवर होने के बाद कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास चल रही है आर्मी, सॉरी फायरमैन की चल रही है, और आने वाला है भृत्य चौकीदार, तो वो सब भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उन सब के छात्रों के लिए, इसके अलावा अन्य सभी कोर्स के लिए छत्तीसगढ़ को प्रैक्टिस इतना कर डालो, इतना एमसीक्यू देख डालो कि जो भी प्रश्न आए आपसे बन जाए। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।